डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो आपकी अभी एक यूनिट ख़त्म हुई है, इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो ये जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ये आपकी बुक में से ही लिए हैं। तो वैसे तो आपके पास बुक होगी तो आपको ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे कुछ बच्चों के पास बुक नहीं होती है तो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, और आपके लिए भी, क्योंकि आप साथ साथ रिवीजन भी करते चले जाएंगे जो आपने अभी यूनिट ख़त्म की है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, जैसे आप देख रहे हैं इसमें, अच्छा अगर मान लीजिए आपको बहुत छोटा छोटा दिख रहा होगा इसमें, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर स्क्रीनशॉट को आप बड़ा करके देख सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब देखिए इसमें फर्स्ट जो है, इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इनटू एलिफेटिक कंपाउंड्स जनरली डिक्रीजेज देयर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। तो ये मैंने आपको बताया था कि रोल ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स होने से उनकी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो जब भी कभी हाइड्रोक्सिल ग्रुप एलिफेटिक कंपाउंड्स में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो हमेशा उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ करती है। ठीक, तो इसका मतलब ये सेंटेंस जो है अपने आप में करेक्ट है। फिर है, प्रेजेंस ऑफ फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जनरली इंक्रीजेज द फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। यानी एरोमेटिक कंपाउंड्स में जब भी हम फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप डालेंगे, यानी कि अगर हमने एक बेंजीन रिंग बना ली और उसमें हमने ये OH ऐड कर दिया, तो ये फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहलाता है। ये सब मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो इससे क्या होगा, हमेशा जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होगी वो हमेशा इंक्रीज करेगी। ठीक है। फिर नंबर थर्ड है इंट्रोडक्शन, यानी कि सेकंड सेंटेंस भी हमारा करेक्ट है। फिर है, इंट्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी एमिनो ग्रुप्स इन एरोमेटिक रिंग डिक्रीजेस टॉक्सिसिटी। जबकि क्या था, सेकेंडरी एमिनो ग्रुप्स जो होगा, क्योंकि एमिनो ग्रुप्स तो हमेशा अपने आप में टॉक्सिक होते हैं, तो अगर सेकेंडरी एमिनो ग्रुप हो जाएगा तो वो टॉक्सिसिटी को और ज़्यादा इंक्रीज करेगा। तो यहाँ लिखा हुआ है डिक्रीज, इसका मतलब थर्ड सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है। फिर क्या है, फोर्थ सेंटेंस है, इंक्रीज इन अनसैचुरेशन इंक्रीजेस टॉक्सिसिटी। तो जब भी कभी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड किसी कंपाउंड में बढ़ेंगे तो हमेशा उसकी टॉक्सिसिटी को, यानी कि जो उससे होने वाले नुकसान हैं उसको हमेशा इंक्रीज करेंगे। तो इसका मतलब फोर्थ सेंटेंस भी हमारा करेक्ट है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सेंटेंस करेक्ट है। अब इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि ऑफ दीज द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर। ये जो 4 स्टेटमेंट्स इन्होंने दिए हैं इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। अब देखिए पहले ऑप्शन में क्या, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चारों के चारों को इन्होंने करेक्ट बता रखा है, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। फिर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, अब ये मैंने आपको बताया था कि थर्ड जो है वो हमारा इनकरेक्ट है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। फिर फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड तो करेक्ट है अपने आप में, लेकिन क्योंकि हमारा फोर्थ सेंटेंस भी करेक्ट है वो इसमें नहीं दे रखा, तो इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो हमारा जो बी ऑप्शन है, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, ये जो है तीनों स्टेटमेंट्स ये बिल्कुल अपने आप में करेक्ट हैं, तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द गिवन कंपाउंड वन ऑफ द सिंथेटिक इक्वलेंट इज। ये एक कंपाउंड है, इसका एक इक्वलेंट हमने ये बना रखा है। अब ये पूछ रहे हैं कि दूसरा सिंथेटिक इक्वलेंट क्या होगा। ये सब मैंने सिंथेटिक इक्वलेंट भी आपको समझाए हुए थे, और मैंने आपको बताया भी था वहाँ पर कि जैसे बॉन्ड जो टूट रहा है, ये थोड़ा सा आप याद भी कर लीजिएगा, कुछ रूल्स होते हैं कि इसमें ना इस तोड़ने के लिए हम ये कह सकते हैं, जो मैंने पूरी इसमें ड्रग के बारे में बताया था तब मैंने ये पूरा एक्सप्लेन किया था। तो इसमें क्या है, ये बॉन्ड जो है यहाँ ब्रेक होगा, और ये बॉन्ड क्यों यहाँ ब्रेक हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और यहाँ पर कार्बन है। ये इसका मतलब है यहाँ पर CH2 ग्रुप प्रेजेंट है, एक कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है। 2 हाइड्रोजन हमें कैसे मालूम पड़े, क्योंकि यहाँ पर कार्बन के हमें 2 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब इसमें 2 और हाइड्रोजन है कार्बन की 4 वैलेंसी को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, तो कार्बन हमारा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसलिए कार्बन पर जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज जब ये टूटेगा, और यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो इसलिए यहाँ पर जो कभी भी अगर आपको ऐसा दिखाई दे बेंजीन रिंग से कोई हेट्रो एटम जुड़ा हुआ है, हेट्रो एटम से मतलब होता है कार्बन के अलावा जनरली कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, नाइट्रोजन हो, तो हमेशा उससे नेक्स्ट बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक होता है। ये एक रूल होता है ड्रग डिज़ाइन जब हम करते हैं तो। अच्छा, अब हमें इसका देखो यहाँ पर क्या बना दिया, अब क्योंकि O माइनस है तो जाहिर सी बात है इससे कोई पॉजिटिव आयन है वो जुड़ेगा, तो इसीलिए इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट यहाँ पर OH जुड़ गया, क्योंकि यहाँ पर कहीं H प्लस रहा होगा तो वो H प्लस जाकर इससे जुड़ा है, तो ये OH हो गया। तो एक इक्विवेलेंट तो ये हुआ, तो दूसरा इक्विवेलेंट किससे बनेगा भाई, यहाँ पर 2 इक्विवेलेंट बनेंगे, ये ब्रेक हुआ, एक इक्विवेलेंट ये हुआ और दूसरा इक्विवेलेंट ये हुआ। अब दूसरे इक्विवेलेंट पे हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो CH2 था और ये COOH, इस पर आया पॉजिटिव चार्ज। तो जब इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब इससे कोई ना कोई
नेगेटिव आयन जुड़ा हुआ होगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो अदर्स, इन्होंने पूछा है कि दूसरा सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होगा। तो इन्होंने CH2COH से एक तो Cl जोड़ रखा है, तो Cl पे भी नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि अगर ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा तो कार्बन पर पॉजिटिव और Cl पे नेगेटिव, यानी कोई ना कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहाँ पर अटैच है। तो अगर हम देखें अपने ऑप्शंस में तो यहाँ Cl है, इसमें Br है, इसमें आयोडीन है, तो यानी कि सारे के सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसका मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो ये तीनों के तीनों जो है वो करेक्ट आंसर होंगे, तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो गया ऑल ऑफ दीज। ठीक, ये पूरा डिटेल में मैंने समझाया हुआ है वीडियोज़ में, तो आप देख लीजिएगा मेरे प्रीवियस वीडियोज़। एस्पिरिन इज एंटीपायरेटिक ओनली। हाँ, एस्पिरिन एंटीपायरेटिक तो होती है, लेकिन केवल एंटीपायरेटिक नहीं होती। इसका मतलब है एंटीपायरेटिक ओनली का मतलब केवल एंटीपायरेटिक। फिर दूसरा क्या है, एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक ओनली, अब ये एनाल्जेसिक भी होती है लेकिन केवल एनाल्जेसिक नहीं होती है। फिर इसमें है एंटीपायरेटिक एज वेल एज एनाल्जेसिक। हाँ, ये दोनों, क्योंकि एंटीपायरेटिक भी होती है और एनाल्जेसिक भी होती है, तो जाहिर सी बात है ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है ही। लेकिन एक बार हम फोर्थ भी देख लेते हैं, सीडेटिव, जो कि नींद लाती है, लेकिन सीडेटिव नहीं है ये। ठीक है, तो ये एंटीपायरेटिक एज वेल एज एनाल्जेसिक। ठीक है, एंटीपायरेटिक जो फीवर को कम करने वाली दवाइयाँ होती हैं उनको हम एंटीपायरेटिक बोलते हैं, और एनाल्जेसिक वो दवाइयाँ जो पेन में रिलीव करती हैं। तो ये एस्पिरिन जो है ये दोनों का काम करती है। साथ ही साथ ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती है, कि अगर कहीं पर स्वेलिंग है तो स्वेलिंग को भी कम करती है। तो अगर कहीं पर ऐसा ऑप्शन होता, मान लीजिए यहाँ फोर्थ ऑप्शन ये होता कि एंटीपायरेटिक कॉमा एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी, तो हमारा वो ज़्यादा करेक्ट होता सेंटेंस। ये भी करेक्ट है, लेकिन वो ज़्यादा करेक्ट होता जब हमारा इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और जुड़ा हुआ होता। तो ये ध्यान रखिएगा कि एस्पिरिन में ये तीनों क्वालिटीज़ होती हैं, एंटीपायरेटिक भी होती है, एनाल्जेसिक भी होती है और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती है। फिर नेक्स्ट है, विच वन हैज़ मैक्सिमम फिजियोलॉजिकली एक्टिव क्लोरमफेनिकॉल। अब मैंने आपको जब क्लोरमफेनिकॉल की सिंथेसिस बताई थी तो मैंने आपको बताया था कि जो क्लोरमफेनिकॉल के जो है 4 ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल हैं, लेकिन उसमें से जो नेगेटिव क्लोरमफेनिकॉल होता है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, अब मैंने तो सिर्फ नेगेटिव बताया था, मैंने आपको ये कैपिटल D और कैपिटल L नहीं बताया था वहाँ पर, देखिए, लेकिन ऑप्शन में आ गया ये। तो अब हमें क्या ढूंढना है इसमें, तो नेगेटिव क्लोरमफेनिकॉल, देखिए नेगेटिव तो ये भी है और नेगेटिव ये भी। नेगेटिव का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, कि वो आइसोमर्स जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, तो उनको हम स्मॉल l से या नेगेटिव से दिखा देते हैं। तो स्मॉल l या नेगेटिव तो उनकी ऑप्टिकल रोटेशन को शो करता है, और ये मैंने आपको बताया था कैपिटल D और कैपिटल L जब मैंने कार्बोहाइड्रेट्स आपको बताए थे कि ये जो है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को शो करते हैं। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर है इन दोनों में से वो हो जाएगा D, यानी कि यहाँ पर इस क्लोरमफेनिकॉल को D कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, जिसमें हमने मैंने आपको बताया भी था कि ये D हमने और L कहाँ से लिया हुआ है, ग्लिसरल्डिहाइड से लेते हैं इसको। CH2OH के कंपैरिजन में देखेंगे कि OH हमारा किस साइड पे है, तो OH अगर राइट हैंड साइड पर जुड़ा हुआ होता है तो वो हम उसको D कन्फिग्रेशन देते हैं, अगर OH लेफ्ट हैंड साइड पर है तो हम उसको L कन्फिग्रेशन देते हैं। तो D और L अगर आपने कार्बोहाइड्रेट पढ़े हुए हैं तो आप इजीली वहाँ पता लगा सकते हैं, और स्मॉल d और स्मॉल l ऑप्टिकल रोटेशन को शो करते हैं। ठीक, तो यहाँ क्लोरमफेनिकॉल माइनस तो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन मैंने वहाँ आपको D और L नहीं बताया था, तो यहाँ पर आंसर आप देख सकते हैं उसका कि वो D माइनस क्लोरमफेनिकॉल होता है। फिर नेक्स्ट है, सल्फा ड्रग्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अब ये सल्फा ड्रग्स जो हैं वो किसकी डेरिवेटिव है, तो ये मैंने आपको बताया था कि सल्फोन एमाइड्स की वो डेरिवेटिव्स होती हैं। अब इसमें सल्फोन एमाइड्स कौन सा होता है, सल्फोन एमाइड में SO2 NH2 ग्रुप तो है ही, ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं सल्फोन एमाइड, तो ये SO2 सल्फोन हो जाएगा, ये एमाइड हो जाएगा। इस तरह से आप इसको थोड़ा सा याद कर सकते हैं। लेकिन देखिए SO2 NH2 यहाँ पर भी, SO2 NH2 यहाँ पर भी है, लेकिन इसमें यहाँ OH जुड़ा हुआ है जबकि इसमें यहाँ NH2 जुड़ा हुआ है। तो जहाँ NH2, आप ये ध्यान रखिएगा दोनों साइड यहाँ पर NH2 है, तो सल्फर ड्रग्स जो है वो सल्फोन एमाइड्स की डेरिवेटिव होती है। ठीक, फिर नेक्स्ट है, फिनोबार्बिटल इज प्रिपेयर्ड। अब फिनोबार्बिटल की मैंने पूरी सिंथेसिस बताई थी अब हमने इसको स्टार्ट किया था, लेकिन जो लास्ट स्टेप था उसमें हमारा क्या बन गया। अब देखिए इसमें ऑप्शंस क्या हैं, ओनली फ्रॉम यूरिया, हाँ यूरिया तो उसमें लेते हैं, लेकिन ओनली फ्रॉम, खाली यूरिया से नहीं बना सकते हैं हम उसे। ठीक है, फिर था मेलोनिक एसिड एंड यूरिया। मेलोनिक एसिड भी उसमें बीच एसिड तो नहीं था, खैर जो एस्टर बना था उसमें मेलोनिक एस्टर, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। फिर डाई इथाइल मेलोनिक एसिड एंड यूरिया, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है। हाँ, उसमें था इथाइल फिनाइल मेलोनिक एसिड एंड यूरिया, तो ये इथाइल फिनाइल मेलोनिक एसिड उसमें बना था, तो उस वहाँ और उसकी यूरिया के साथ
रिएक्शन हुई थी, ठीक है। मेलोनिक एस्टर भी अगर लिखा हुआ था तब भी एसिड से आप एस्टर बना सकते हैं इजीली। तो इथाइल फिनाइल मेलोनिक एसिड एंड यूरिया, ये वाला ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाइजापम इज, अब डाइजापम क्या है, एंटीपायरेटिक है? नहीं, एंटीपायरेटिक में हमने सिर्फ 2 ही दवाइयाँ पढ़ी, एक तो पैरासीटामोल और दूसरी एस्पिरिन। एनाल्जेसिक भी वही दोनों होती हैं, ठीक है। ट्रैंक्विलाइजर्स, ट्रैंक्विलाइजर्स हमारे हमने क्या पढ़े थे कि ये CNS होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर जो डिप्रेसेंट्स होते हैं, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट्स को हम ट्रैंक्विलाइजर्स भी बोल देते हैं। तो डाइजापम जो है हमारा वो CNS डिप्रेसेंट की तरह काम करता है और यही इसको हम ट्रैंक्विलाइजर भी बोल देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ट्रैंक्विलाइजर जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट ये नहीं है, ना ये एंटीपायरेटिक है ना एनाल्जेसिक है, तो ये ट्रैंक्विलाइजर है। अच्छा, फिर नेक्स्ट है एसाइक्लोविर इज डेरिवेटिव ऑफ, एसाइक्लोविर किसका डेरिवेटिव है? ये मैंने एसाइक्लोविर की पूरी सिंथेसिस जब आपको बताई थी, जहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था, तो हमने ग्वानोसिन से इसको बनाना स्टार्ट किया था। तो ग्वानोसिन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हुआ, ठीक है। अगर इसकी जगह ऐसे आता कि कौन सा बेस हमने यूज़ किया, तो प्यूरिन बेस होता है ये। अच्छा, इसके बाद हम क्या देखेंगे इसमें, नेक्स्ट है जिडोवुडीन। जिडोवुडीन तो भी हमने लास्ट में ही पढ़ा था कि HIV एड्स में हम इसको यूज़ करते हैं जिडोवुडीन को और इसका डेरिवेटिव क्या है, ये किसका डेरिवेटिव है, सॉरी। तो ये हमने थाइमिडीन से बनाना शुरू किया था और थाइमिडीन में थाइमीन भी होता है और शुगर भी होती है डीऑक्सीराइबोज, तो हमने इसलिए इसका आंसर थाइमीन है। अगर थाइमीन होता और यहाँ पर कहीं पर थाइमिडीन लिखा हुआ होता तो आप थाइमिडीन को करेक्ट करते, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर कहीं थाइमिडीन नहीं है, तो इसलिए हम थाइमीन को करेक्ट कर रहे हैं। तो ये कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे। तो इससे थोड़ा सा आपको बस आइडिया हो सकता है कि किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हर दवाई के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसका काम क्या है। तो वो काम तो सब मैं आपको बता ही चुकी हूँ पहले, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और हैं मेरे पास। देखिए ये, अगर आपको ये पूरा, हाँ पूरा तो दिखाई दे रहा है इसमें। अब इसमें नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, CNS डिप्रेसेंट्स आर यूज्ड एज, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट्स, अभी अभी हमने बात की थी इसके बारे में। एनेस्थेटिक्स, हिप्नोटिक्स, सिडेटिव्स। देखिए जब मैंने आपको CNS डिप्रेसेंट्स पढ़ाए थे तब मैंने आपको बताया था कि ये हिप्नोटिक्स होते हैं और सिडेटिव्स होते हैं। मैंने आपको वहाँ एनेस्थेटिक्स नहीं बताया था, ठीक है। लेकिन अब देखिए हमारा तो ऑप्शन बी भी सही बैठ रहा है और सी भी सही बैठ रहा है। तो इसका मतलब जो डी है हमारा ऑल ऑफ दिस, इसके बारे में अगर हमें नहीं भी पता है लेकिन हमें ये दिख रहा है कि ये 2 ऑप्शंस तो बिल्कुल करेक्ट हैं, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं ये दोनों करेक्ट हैं। तो इसका मतलब ये ऑल ऑफ दीज होगा। भले ही हमने ये नहीं पढ़ा पर थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के हम ये क्वेश्चन को कर सकते हैं कि ये ऑल ऑफ दीज। और वैसे भी एनेस्थेटिक्स क्या हुए, जो नींद को बेहोशी से लाते हैं। तो एनेस्थीसिया जो होता है वो बेहोशी, जब हम जैसे किसी का ऑपरेशन होना हो तो उसको पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि वो बेहोश हो जाए, ठीक है। तो एनेस्थेटिक्स यहाँ पर एक तरह से क्या हो गया, बेहोश करने वाली दवा। और हिप्नोटिक्स और सिडेटिव्स क्या, ये भी धीरे धीरे नींद को बढ़ाती हैं, ठीक है। तो जब नींद की तरफ जा रहे हैं एक तरफ से कह सकते हैं हम अपना होश को थोड़ा सा खोना शुरू कर देते, थोड़ा सा। ये मतलब वैसा नहीं है कि हमारा बिल्कुल ही बेहोश हो जाएंगे इन्हें खा के, बस इन्हें खा के थोड़ी सी नींद बढ़ जाएगी हमारी, ठीक है। एनेस्थेटिक्स जो होते हैं वो पूरा हमें बेहोशी कर देते हैं। तो इसका मतलब CNS डिप्रेसेंट्स जो हैं वो ऑल ऑफ दीज हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या हो गया, सिलेक्ट CNS डिप्रेसेंट्स फ्रॉम फॉलोइंग। अब CNS डिप्रेसेंट्स में हमने 2 दवाइयाँ पढ़ी थी, एक पढ़ा था फिनोबार्बिटल, दूसरी पढ़ी थी डाइजापम। तो यानी कि ये दोनों करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट इसमें दे रखा है बोथ A एंड B या फिर नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज तो हो नहीं सकता। तो अगर आप दोनों में से किसी एक दवाई का भी नाम आपको याद रह गया तो इसका मतलब आप कर सकते हैं इसको कि भाई फिनोबार्बिटल है। अब इसमें कोई एक ऑप्शन तो आप नहीं करेंगे, यहाँ पर बोथ A एंड B यहाँ पर करेक्ट आ जाएगा। फिर क्या है, सल्फोन एमाइड्स आर यूज्ड एज। सल्फोन एमाइड्स, अभी हमने सल्फा ड्रग्स के बारे में पढ़ा। तो सल्फा ड्रग्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, सल्फा ड्रग्स जो हैं जितने भी बैक्टीरिया हैं, फंगल इन्फेक्शन है, उन सब के अगेंस्ट जो है काम करती हैं। तो इसीलिए ये एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटी फंगल भी है और एंटी माइक्रोबियल भी है। माइक्रोब्स मतलब बहुत छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, फंगस है, तो इन सब के अगेंस्ट काम करने वाली दवाई है। तो इन तीनों के अगेंस्ट ये काम करती है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। फिर है क्लोरमफेनिकॉल इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। शायद जब मैंने क्लोरमफेनिकॉल बताया आपको तो शायद मैंने नहीं बताया कि किसकी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट में वो यूज़ होता है। तो यहाँ पर आप उस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं कि ये टाइफाइड फीवर में क्लोरमफेनिकॉल जो है वो दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स इंक्लूड।
अब एंटीबायोटिक्स में क्या क्या आती हैं? एंटीबायोटिक्स में हमने सिर्फ जैसे पेंसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है, तो ये पेंसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों के दोनों जो हैं वो एंटीबायोटिक्स की तरह हमारे यूज़ होते हैं, तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है विच अमंग फॉलोइंग बिहेव्स एज एनाल्जेसिक्स, एंटीपायरेटिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें क्या है, अभी हमने पढ़ाई था कि एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक हमारा एस्पिरिन होता है और साथ ही साथ वो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि पैरासीटामोल को जनरली हम एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक मानते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी आ जाए, मान लीजिए यहाँ पर एक पैरासीटामोल भी लिखा होता है एक ऑप्शन, तो आप पैरासीटामोल और एस्पिरिन में हमेशा सेम क्वालिटी ही है, एनाल्जेसिक भी है, एंटीपायरेटिक भी है, लेकिन जो एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है वो एस्पिरिन है, वो पैरासीटामोल को हम नहीं यूज़ करते हैं वहाँ पर। तो एस्पिरिन जो है वो करेक्ट आंसर है, जिसमें ये तीनों क्वालिटी, जो ये तीनों ड्रग्स की तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ एस्पिरिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एसाइक्लोविर इज यूज्ड है। एसाइक्लोविर में देखिए, इसको आप ऐसे थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, इसमें VIR है और एंटीवायरल में भी VIR है, तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं इसका कि ये एंटीवायरल है, ठीक है, अपने आप में। फिर है द ड्रग यूज्ड फॉर क्योर ऑफ HIV एड्स। अभी अभी हमने जिडोवुडीन के बारे में बात करी, तो ये जिडोवुडीन है, ठीक। फिर डाइज़ापम ड्रग इज यूज्ड एज, डाइज़ापम हमारी CNS डिप्रेसेंट है, तो स्लीप इंड्यूसर है, यानी कि इसको खा के नींद आती है हमें, सिडेटिव भी है जो नींद को बढ़ावा देती है, और ट्रैंक्विलाइजर भी है। तो ये तीनों ऑप्शन जो हैं इसमें करेक्ट हैं, इसलिए ये ऑल ऑफ दीज हो गया। फिर है बाय रिप्लेसिंग एक्टिव हाइड्रोजन ऑफ एमिनो ग्रुप विद एल्काइल ग्रुप, तो उससे क्या होगा, इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। देखिए अगर हम NH2 ग्रुप के, ये हमारा NH2 ग्रुप है, इसमें से अगर हम H को रिप्लेस करके इसकी जगह या तो हम एसाइल ग्रुप ले आए, एसाइल ग्रुप मैंने आपको बताया CH3COCl में से Cl हटा दीजिए, ये COCH3 ग्रुप हमारा एसाइल ग्रुप हो गया। तो जब एसाइल ग्रुप इसमें जुड़ जाएगा तो हम कहेंगे कि NH2 का एसाइलेशन हो गया, या हम इसमें कोई एल्काइल ग्रुप जोड़ दें तब हम कहेंगे NH2 का एल्काइलेशन हो गया। तो NH2 का चाहे तो एसाइलेशन हो चाहे एल्काइलेशन हो, उसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो हमेशा डिक्रीज करती है, तो यहाँ पर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा डिक्रीजेस, ठीक है। फिर नंबर 4 नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रेशनल अप्रोचेस ऑफ ड्रग डिजाइन, इसमें ये तीनों अप्रोच आ जाती हैं, तो ये तीनों अप्रोच आप याद कर लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपकी दूसरी बुक से। अभी इसका ये यानी 4th क्वेश्चन से स्टार्ट किया, तो इसका भी 2-3 क्वेश्चंस और हैं, वो मैं आपको अभी बता देती हूँ, ठीक है। अच्छा, ये है वो, इसमें क्या है, फिर वही है ड्रग एस्पिरिन इज यूज्ड एज, अब इसमें एंटीवायरल ऑप्शन दे रखा है, एनाल्जेसिक, एंटीबैक्टीरियल और ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एंटीवायरल या एंटीबैक्टीरियल नहीं है। एस्पिरिन में एनाल्जेसिक करेक्टर या एंटीपायरेटिक या एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट होता है। एमाइल नाइट्रेट इज यूज्ड एज, अब ये एमाइल नाइट्रेट तो हमने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन क्योंकि आपकी इस बुक में उसके बारे में दिया हुआ था तो इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है, लेकिन अगर बाई चांस आ जाए तो आप ध्यान रखिएगा। ये जो हमने वो पढ़े थे कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स पढ़ी थी जिसमें हमने नाइट्रोग्लिसरीन पढ़ा था, तो नाइट्रोग्लिसरीन के अलावा एमाइल नाइट्रेट भी आपका कार्डियोवास्कुलर ड्रग होती है, तो कार्डियोवास्कुलर ड्रग है तो इसका मतलब ये एंटी एंजाइनल ड्रग है, मतलब कार्डियोवास्कुलर ड्रग को भी हमने आगे ना 3-4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, वो अपना डिटेल में आपके यहाँ सिलेबस में नहीं है इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया आपको। तो ये एंटी एंजाइनल जो एंजाइना में काम करे, एंजाइना के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था अपने वीडियो में कि कभी कभी हमारे चेस्ट में पेन होता है, बहुत ज़बरदस्त पेन होता है कि, और वो हमारी पूरी लेफ्ट आर्म में, लेफ्ट हैंड साइड पर जब चेस्ट में पेन हो रहा है और पूरी लेफ्ट आर्म में वो जा रहा है, जो उल्टी बाजू है आपकी वहाँ पर भी दर्द हो रहा है, तो वो एंजाइना का पेन होता है और वहाँ पर हम उस एमाइल नाइट्रेट को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो जितनी भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है वहाँ पर हम जो है कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स को यूज़ करते हैं, तो उसमें हमने एक नाइट्रोग्लिसरीन पढ़ी और दूसरा उसमें एमाइल नाइट्रेट है। फिर सिलेक्ट एंटीबायोटिक फ्रॉम फॉलोइंग, तो पैरासीटामोल और एस्पिरिन के बारे में तो हम पढ़ ही चुके कि वो एंटीपायरेटिक है, एनाल्जेसिक है, ठीक, और नाइट्रोग्लिसरीन मैंने आपको अभी भी बताया कार्डियोवास्कुलर ड्रग है, तो इसलिए जो एंटीबायोटिक बची वो खाली बची क्लोरम फेनिकॉल, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरम फेनिकॉल। तो ये जो मैंने आपको थोड़े से आइडिया दिए हैं आप ही की बुक से लेकर दिए हैं, तो इससे बस आपको एक आइडिया हो जाएगा जिन बच्चों के पास बुक नहीं है और जो बच्चे बुक है भी लेकिन फिर भी नहीं पढ़ते हैं, तो उनके लिए भी है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो एटलीस्ट आप वीडियो देख के ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं और इसके अलावा भी आप अपने आप से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आज आपकी यूनिट जो है ख़त्म हो गई है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।